नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 77% मतदान। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन मुद्दे पर आज फिर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 13,300 भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाया गया। यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों के लिए भारत बेहद चिंतित। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पेसोचिन से 298 विद्यार्थियों को निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का शुभारंभ करेंगे। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित की। दूसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 108 रन बनाए। और न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 5 बजे तक 77% मतदान की खबर है। इस चरण में 10 जिलों की 22 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। प्रथम चरण के 12 मतदान केंद्रों पर भी आज पुनर्मतदान के आदेश दिए गए थे। इन केंद्रों पर 78% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के आने के कारण चुनाव अधिकारियों ने शाम 4 बजे से पहले आए मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति दी। एक रिपोर्ट। 2 महिला उम्मीदवारों और 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों सहित 92 उम्मीदवारों का भाग्य आज ईवीएम मशीनों में बंद हो गया है। मणिपुर ने पिछले आम चुनावों में मतदान का उच्च प्रतिशत दर्ज किया है और इस बार भी मणिपुर के मतदाताओं ने अपनी मताधिकार का प्रयोग करने के महत्व को दिखाया है। दिलचस्प बात यह है कि मणिपुर विधानसभा के 12वें आम चुनाव में महिला मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों का चयन करते समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतिम चरण का मतदान 77% है, जबकि पूर्ण मतदान का 78% था। मतदान के संबंध में आज कोई बड़ी दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। अब चुनाव अधिकारी 10 मार्च को सफल मतगणना की योजना बनाने पर ध्यान लग गया है। स्ट्रांग रूम के सुरक्षा के लिए जिला मुख्यालय और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। 28 फरवरी को पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 89% मतदान हुआ था। सभी 5 राज्यों में मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में 54 सीटों के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। चंदौली जिले की चकिया और सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज तथा दुद्धी विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 4 बजे थम गया। वहीं बाकी 51 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार 6 बजे समाप्त हो गया। इस चरण की सभी 54 सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बनारस के प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक की और उसके बाद दोपहर में खजुरी इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आज बनारस में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वाराणसी में रोड शो किया। 7वें चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर और सोनभद्र शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। असम में विधानसभा की माजुली सीट पर भी उपचुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद इस सीट से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के इस्तीफे के बाद ये उपचुनाव कराया जा रहा है।
इस बीच राज्य में 80 नगर निकाय बोर्ड के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में पहली बार नगर निकाय चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। इन चुनावों के लिए 2532 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक 825 और कांग्रेस ने 706 उम्मीदवार उतारे हैं। असम गण परिषद ने 243, एआईयूडीएफ ने 17 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। भाजपा और असम गण परिषद के 60 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। मतगणना 9 मार्च को होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए कल मतदान होगा। 800 केंद्रों पर कुल 2,97,940 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना 8 मार्च को होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखेगी। नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ संवाददाता सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि पंजाब में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता स्वतंत्र भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से अधिक है और भाजपा को 5 राज्यों के चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। घर भी दे दिया, गैस भी दे दिया, टॉयलेट भी दे दिया, शुद्ध पीने का पानी भी आता है, गाड़ी भी है और चूल्हा चलाने के लिए मोदी ने अनाज भी भेजा है। जब ये सुनते थे तो सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता के नाते खूब संतोष और आनंद का अनुभव होता था। इसके कारण स्वाभाविक रूप से ये 5 राज्यों में आजाद भारत के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ऊपर चरम सीमा पर दिखाई पड़ी और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ा है। और मैं इसलिए विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम 4 राज्यों में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि पार्टी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति के स्थान पर कार्य प्रदर्शन की राजनीति की है, जिससे देश के लोकतंत्र का भविष्य अच्छा होगा। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी और विकास योजनाओं के संबंध में सभी चुनावी राज्यों में अच्छा समर्थन देखा गया। उन्होंने चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए 5 राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस विशेष परिस्थिति में भी 5 राज्यों में कोरोना के सारे नियमों को मानते हुए किस तरीके से प्रचार अच्छा हो सकता है, सक्षम हो सकता है और असरदार हो सकता है, इस बात का प्रयास किया गया। सबसे पहले तो मैं 5 राज्यों के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव को बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, इन 4 राज्यों में जहां हम सरकार में थे वहां अच्छी मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों की जनता ने भेजने का निर्णय किया है। ऐसा हमें चुनाव के प्रचार से अनुभूत होता है और इसके लिए हम विशेष रूप से उनको धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के मुद्दे पर अब से कुछ देर बाद उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी संघर्ष की शुरुआत से ही यूक्रेन मुद्दे पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें करते रहे हैं। इस दौरान श्री मोदी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक यूक्रेन के पड़ोसी देशों से लगभग 13,300 भारतीय नागरिक वापस लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में कहा कि पिछले 24 घंटे में 15 उड़ानों से लगभग 2,900 नागरिक भारत लौटे। अगले 24 घंटे में 13 उड़ानें संचालित की जाएंगी, जिनमें वायुसेना का C-17 विमान भी है। उन्होंने कहा कि खार्किव शहर से अब लगभग सभी भारतीय निकाल दिए गए हैं, जो पिछले कुछ दिनों से चिंता का कारण बने हुए थे। There will be some more left. We will continue to schedule flights, not only to bring those people back who have already crossed over, but also those who will or who are yet to cross over from Ukraine itself right now. So I just wanted to assure people who think the flights are ending, no, flights will continue till we manage to get everybody out who can leave Ukraine. श्री बागची ने कहा कि अब यूक्रेन के शहर सुमी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
भारत अपने विद्यार्थियों को निकालने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में है और संघर्ष विराम इसके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए भारत ने स्थानीय स्तर पर संघर्ष विराम की अनुमति के बारे में रूस और यूक्रेन पर पूरा दबाव बनाया हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रोमानिया और मोल्दोवा से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीय नागरिकों को निकाला गया। उन्होंने कहा कि छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर बुखारेस्ट के बजाय 50 किलोमीटर दूर सुसेवा से उड़ानें संचालित की जा रही हैं। अगले 2 दिन में 1,050 छात्रों को घर भेज दिया जाएगा। पिछले 7 दिनों में केवल रोमानिया से ही कुल 29 उड़ानों से छात्रों को भारत लाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यूक्रेन में परमाणु दुर्घटना की आशंका के प्रति सचेत किया है। यूक्रेन में ज़ैपोरिज़िया परमाणु बिजली संयंत्र के प्रशिक्षण भवन में आग लगने की घटना और रूस के इस संयंत्र को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने परिषद को बताया कि परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि सभी को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रों की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए मतभेदों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। We continue to carefully follow the developments regarding the safety and security of Ukraine's nuclear power reactors and facilities. India attaches the highest importance to ensuring safety and security of nuclear facilities, as any accident involving the nuclear facilities may have severe consequences for public health and the environment. India accords the highest priority to the discharge by the IAEA of its safeguards and monitoring activities in accordance with its statute in an effective, non-discriminatory and efficient manner. इस बीच यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सोमवार को फिर बैठक होगी। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस और मैक्सिको के दूतावासों ने यूक्रेन में निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस के रक्षा अधिकारियों ने संघर्ष विराम की घोषणा जिन क्षेत्रों में की थी, वहां से लोगों को निकालने का काम रोक दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि अब भी गोलीबारी होने के कारण मारियुपोल शहर में लोगों की निकासी का काम रोक दिया गया। रूस ने संघर्ष विराम का पालन नहीं किया और शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में गोलीबारी की जा रही है। संघर्ष विराम लागू करने के बारे में रूसी संघ के साथ वार्ता जारी है। इससे पहले रूस ने कहा था कि मारियुपोल में यूक्रेन की सेना के साथ सहमति बन गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार पर नाटो की निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नाटो के इस कदम के कारण अब से जो कोई भी मारा जाएगा उसका जिम्मेदार नाटो होगा। दूसरी तरफ नाटो ने कहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित करने से यूरोप में व्यापक युद्ध छिड़ सकता है। इस बीच यूक्रेन में रूस का विशेष सैन्य अभियान 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। यूक्रेन की मीडिया ने कई शहरों में विस्फोट और हवाई हमलों की खबर दी है। रूसी सैनिकों से घिरे यूक्रेन के पूर्वी शहर सुमी में आज तड़के गोलाबारी होने की खबर है। आज तड़के 3 बजे रॉकेट से रेलवे प्लेटफॉर्म पर हमला किया गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने पेसुचीन में मौजूद 298 भारतीय छात्रों को निकाल लिया है। सिंगापुर ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के विरोध में उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट में सिंगापुर कुछ रूसी बैंकों पर निर्यात नियंत्रण और लक्षित आर्थिक प्रतिबंध लगाने के साथ ही क्रिप्टो करेंसी और वित्तीय संस्थानों की सेवाओं को भी प्रतिबंधित करेगा। ब्राजील ने यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष से प्रभावित यूक्रेन और अन्य देशों के विस्थापितों को अस्थायी मानवीय वीजा और शरण लेने की अनुमति देने की घोषणा की है। मानवीय वीजा 180 दिनों के लिए मान्य होगा और यूक्रेन के विस्थापित अधिकतम 2 वर्ष तक ब्राजील में रहने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा यूक्रेन संकट के कारण अपनी इंटर्नशिप अधूरी छोड़कर स्वदेश लौटने वाले मेडिकल स्नातक विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप भारत में पूरी कर सकते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने अधिसूचना में कहा है कि यूक्रेन से भारतीयों की निकासी और कोविड महामारी के बीच विदेशी मेडिकल विद्यार्थियों को कुछ राज्य चिकित्सा परिषदों में अपना पंजीकरण कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ऐसे विद्यार्थियों के तनाव को देखते हुए उनकी इंटर्नशिप भारत में पूरी करने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि विद्यार्थियों के आवेदन पर प्रक्रिया शुरू करने का काम राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते कि ये छात्र विदेशी चिकित्सा शिक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए हों। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 77% मतदान। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन मुद्दे पर आज फिर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 13,300 भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाया गया। यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों के लिए भारत बेहद चिंतित। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पेसोचीन से 298 विद्यार्थियों को निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का शुभारंभ करेंगे। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित की। दूसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 108 रन बनाए। और न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी पुणे नगर निगम परिसर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। पुणे से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरीश बापट ने बताया कि प्रधानमंत्री पुणे शहर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यातायात का जो प्रश्न खड़ा हुआ था वो मिट जाएगा और टाइम बच जाएगा और लोगों को बहुत सुविधा होगी। कल पंतप्रधान जी के कमलों से इसका उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, सिविल एविएशन के लिए भी मोर देन 500 करोड़ रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन टू पूना सिटी टू डेवलप द एयरपोर्ट अथॉरिटी। बहुत सारी मदद की है जिसका फायदा आम आदमी को होगा। तो हर पूना वासियों की तरफ से पूना का सांसद होने के नाते मैं पंतप्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 में पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से 12 किलोमीटर मेट्रो खंड का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके निर्माण पर कुल 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 178 करोड़ 55 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 11,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 5,921 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.65% है। केरल में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने विद्यालयों में होने वाली वार्षिक परीक्षा की घोषणा की है। 1 से 9 तक की वार्षिक परीक्षा 23 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की शीघ्र ही संयुक्त PhD पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इसके कारण IIT रुड़की के विद्यार्थी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान की मौजूदा और आगामी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि परस्पर हित के क्षेत्रों में शैक्षिक सहयोग के लिए दोनों संस्थानों के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों को एक दूसरे के करीब लाना और परस्पर मिलकर वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाना है। कोयला मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव विशेष सप्ताह के अंतर्गत सोमवार से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। कोयला खनन और रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे सोमवार को नई दिल्ली में समारोह का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The great march for liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थीं। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। ये भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात विजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाने वाले बीजू को प्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन विमानन में उनकी रुचि के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। पटनायक ने एक निजी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। सेवा में रहते हुए उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में बढ़ी। बर्मा में ब्रिटिश कमांड के तहत लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को राजनीतिक पत्रक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे भारत में उनके ठिकाने से लेकर गुप्त बैठकों में ले जाने जैसे कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और 1943 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बीजू ने 1947 में नीदरलैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री सुल्तान ज़ाहरिर को औपनिवेशिक डच द्वारा निगरानी में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौंपा।
बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी। वे 22 जुलाई 1947 को जावा द्वीपों से सुल्तान ज़ाहिर और कर्मचारियों को पहले सिंगापुर और अंत में दिल्ली लेकर आए। इसके लिए कृतज्ञ इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। बंधन बांधी का है अरे भूमिपुत्र 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मदर डेयरी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल से दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करेगी। मदर डेयरी कल से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य बाजारों में भी दूध की कीमतों में संशोधन करने जा रही है। विश्व एथलेटिक्स पैदल चाल टीम चैंपियनशिप में भारत की भावना जाट, रवीना और मुनीता प्रजापति ने कांस्य पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप के 61 साल के इतिहास में भारतीय महिला टीम का ये पहला पदक है। इससे पहले पुरुष टीम ने 2012 में कांस्य पदक जीता था। मोहाली में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 108 रन बना लिए थे। श्रीलंका अभी भी भारत से 466 रन पीछे है। रविचंद्रन अश्विन ने 2 जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन पर घोषित कर दी। रविंद्र जडेजा ने नाबाद 175 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड के मांगानुआई में महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से FM रेनबो पर सुना जा सकता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को और दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पराजित किया। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली और चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहने की संभावना है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और लेह में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल और गंगटोक में आसमान साफ रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने का अनुमान है। अगरतला में धुंध छाए रहने के आसार हैं। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 7 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन कुमार थापा ने कहा है कि उकसावे की राजनीति देश और समाज दोनों के लिए हानिकारक है। कल गंडकी प्रांत में श्री थापा ने कम्युनिस्टों पर उकसावे की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री थापा के हवाले से खबर हब ने कहा है कि मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन MCC के संबंध में कम्युनिस्टों ने 2 तरफा रवैया अपनाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 77% मतदान। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार समाप्त। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन मुद्दे पर आज फिर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत अब तक 13,300 भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से स्वदेश लाया गया। यूक्रेन के सूमी में भारतीय छात्रों के लिए भारत बेहद चिंतित। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पैसोचिन से 298 विद्यार्थियों को निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का शुभारंभ करेंगे। मोहाली में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन बनाकर घोषित की। दूसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 108 रन बनाए
और न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।